Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So, today is our third class of SocioCrux Ultimate Question Bank series. In this series, we are solving important MCQs for NET, GATE, and CUET PG exam. Now, many of you have told me that GATE exam is coming, and बहुत सारे students हैं जो मेरे क्लास में आते हैं और उनका GATE का एग्ज़ाम है. सो वॉट आई एम डूइंग फॉर गेट एस्पिरेंट्स अभी सैटरडे या संडे में हम लोग एक क्लास करेंगे जिसमें हम लोग कुछ MSQ सॉल्व करेंगे. ठीक है, PYQ के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट MSQ मैं खुद फ्रेम करूँगी अकॉर्डिंग टू योर गेट सिलेबस और उसको हम लोग सैटरडे संडे में करेंगे. ठीक है, क्योंकि गाइज MCQ तो सॉल्व हो जाते हैं बट MSQ थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है गेट में. नाउ इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ MSQ, तो देखो जैसे MCQ में हम लोग एक आंसर सेलेक्ट करते हैं ना, वैसे ही MSQ में क्या होता है कि मल्टीपल ऑप्शन सही होते हैं. ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. गेट में इस पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो वहाँ पे जाके आपको MSQ ज़रूर से सॉल्व करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, कोई भी MSQ आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि MCQ पे निगेटिव मार्किंग होती है बट MSQ पे नहीं होती है. ओके, चलो तो सैटरडे संडे को हम लोग MSQ करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना. और गेट के लिए मैं अलग से एक फ्री टेस्ट सीरीज़ भी बना रही हूँ. एटलीस्ट 5 टेस्ट मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ऐप पे हम लोग करेंगे. तो गेट के जो भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग प्लीज़ डिस्कशन ग्रुप पे रहना सो दैट मुझे पता रहे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं. ओके, those of you who are watching me for the first time, my name is Bharvi Bharadwaj and I teach sociology on this platform. If you are new to the channel, तो ये वाला टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारी जो बातें हैं वो इसी पे होती हैं. जो भी फाइल मैं शेयर करती हूँ वो इसी टेलीग्राम पे करती हूँ. इसके फाइल सेक्शन में जाके तुम लोग PDFs वगैरह देख सकते हो. ओके, नाउ यू गाइज नो दैट CUET PG के लिए मैं एक पेड बैच में पढ़ाती हूँ. सो फाउंडेशन कोर्स उसका नाम है. तुम लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG 2026. नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम क्वेश्चन रहता है कि मैम इस कोर्स के बाद अलग से क्या पढ़ना है. तो अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, इस कोर्स में सब कुछ कवर्ड है और MCQs और टेस्ट सीरीज़ भी है. तो तुम लोगों को कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इफ़ यू वांट तो ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज सेल्फ स्टडी से भी पॉसिबल है, कर सकते हो. ओके, एंड टेस्ट सीरीज़ अलग से. बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि टेस्ट सीरीज़ जो है वो फ्री है, तो गाइस फ्री नहीं है, प्लीज़ देख लो. 1299 उसका प्राइस है. ओके, तो ये तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम्हें एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ चाहिए. ठीक है, इफ़ यू कांट, अगर मान लो नहीं है पैसे, नहीं ज्वाइन कर सकते हो, नो वरीज़. मैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस कराती हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा इग्नू सीरीज़ लास्ट ईयर की है, उसको देख सकते हो. और भी जो टेस्ट मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे ले रखे हैं या मैं अभी लूँगी उससे भी तुम लोग प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर बैच ज्वाइन करोगे या टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करोगे तो ही 100% सिलेक्शन होगा. इट्स ऑल अप टू यू कि तुम लोग कैसे पढ़ते हो. ओके, सो इफ़ यू हैव मनी, यू वांट टू ज्वाइन तो ही ज्वाइन करो. इफ़ यू डोंट हैव मनी एंड यू थिंक कि थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा फाइनेंशियली, प्लीज़ डोंट ज्वाइन. ठीक है, ऐसे ही सेल्फ स्टडी से भी पॉसिबल है. तुम लोग टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो. मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रिपरेशन के लिए सही रिसोर्सेज यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. तो इग्नू के जो नोट्स हैं, स्पेशली बैचलर्स के जो नोट्स हैं फॉर CUET PG, वो तुम लोगों को अच्छे से करने चाहिए. और फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करोगे तो पॉसिबल है, हो जाएगा. अच्छा खासा टाइम है हमारे पास, अभी मार्च के एंड तक ही होगा आई थिंक एग्ज़ाम. तो अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो पॉसिबल है. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था, मुझे मैसेज आते रहते हैं, तो मैंने सोचा यहीं पर तुम लोगों को बता दूँ ताकि बार बार ये क्वेश्चन मत पूछो. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस. यू गाइज नो द रूल्स. आप लोगों को मुझे चैट में आंसर देना है एंड साथ में कमेंट में मुझे लास्ट में बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए. गाइज मैं देख रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास को देख रहे हैं बट अपना स्कोर मुझे कमेंट में नहीं बता रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ. ओके, दैट इज़ द ओनली वे कि मुझे समझ में आएगा कि कौन से स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट हैं सीरीज़ में. ओके, नाउ द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विद इन अ लिमिटेड एरिया इज कॉल्ड वॉट. नाउ एक चीज़ और है, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने नहीं बनाए हैं. आज के सारे क्वेश्चंस मैंने RPSC के एग्ज़ाम से लिए हैं. सो दीज क्वेश्चंस आर मेड बाय RPSC. ओके, तो मैं तुम लोगों को बताऊंगी भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें डाउट है, सब्जेक्टिविटी आ रही है बट आंसर की में कुछ और दिया है, तो वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे. क्योंकि CUET PG हो चाहे नेट हो, दोनों ही एग्जाम्स में NTA ये ऐसा करता है. ठीक है, गेट के एग्जाम में तो नहीं होता है, गेट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं. PYQs मैं तुम लोग के साथ बहुत जल्द करने वाली हूँ एग्जाम से पहले पहले. ओके, चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर. कम्युनिटी, एसोसिएशन, ग्रुप या फिर इंस्टीट्यूशन. हिंदी वाले स्टूडेंट्स तुम लोग भी हिंदी में रीड किया करो क्वेश्चन को. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज A, दैट इज कम्युनिटी. जिन्होंने A आंसर दिया है, वेरी गुड.
देखो यहाँ पर बात हो रही है टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विद इन अ लिमिटेड एरिया। ना एसोसिएशन का कोई लिमिटेड एरिया नहीं होता है, और एसोसिएशन जो होता है वो बेसिकली फोकस करता है स्पेसिफिक पर्पस पे, राइट। जितने भी एसोसिएशंस बनते हैं उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, ओके। एंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप की कोई कॉमन टेरिटरी या यू कैन से लिमिटेड एरिया नहीं होता है। ग्रुप इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पीपल, राइट ना। इंस्टीट्यूशन में भी सेम चीज़ है, लिमिटेड एरिया नहीं आएगा। तो लिमिटेड एरिया एक्चुअली में जो जब हम लोग कम्युनिटी पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे तुम लोगों ने देखा होगा कि स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कम्युनिटी का, राइट। सो लिमिटेड एरिया से वही मतलब है। टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ मतलब कि कॉमन इंस्टीट्यूशन, शेयरिंग सोशल रिलेशनशिप्स, देन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, ये सब मिलके हमारा एक कंप्लीट सोशल लाइफ बनाता है। ओके गाइज, प्लीज़ रिमेंबर कम्युनिटी के फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। हु गेव द डिवीजन ऑफ वाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक? वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक के बीच में डिवीजन किसने दिया है? मेलिनोस्की, एस.सी. दुबे, लूसी मेयर या फिर जेम्स फ्रेजर? What will be the correct answer? बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होंगे बिटवीन ए एंड डी, मेलिनोस्की या फिर जेम्स फ्रेजर। सो गाइज प्लीज़ रिमेंबर, वाइट और ब्लैक मैजिक के बारे में बात करी है मेलिनोस्की ने, ठीक है। जेम्स फ्रेजर ने इस पर बात की है, बट कभी भी जेम्स फ्रेजर ने एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ नहीं किए। एग्जैक्ट वर्ड किसने यूज़ किए थे? मेलिनोस्की ने। तो ये चीज़ याद रखना, ओके। अच्छा, मेलिनोस्की का जो वर्क है दैट इज़ मैजिक, साइंस एंड रिलीजन, उसी में ये इस पे बात करते हैं, मैजिक, ओके। अच्छा, वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक होता क्या है? कुछ बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हम लोग रखते हैं, ठीक है। सो ब्लैक मैजिक याद रखो हार्मफुल होता है, ओके। ब्लैक मैजिक इज़ किसी को हार्म पहुंचाने के लिए जब हम करते हैं, दैट इज़ ब्लैक मैजिक, ओके। एंड वाइट मैजिक जो होता है वो गुड पर्पस के लिए होता है, यू कैन से। वाइट मैजिक का पर्पस क्या होता है? गुड पर्पस, ठीक है। अब तुम लोग एग्जांपल्स में मुझे कुछ बता सकते हो, जैसे ब्लैक मैजिक में क्या क्या आएगा? ब्लैक मैजिक में आ सकता है किसी को इलनेस कॉज करना, ठीक है, कॉजिंग इलनेस और डेथ, ओके। वाइट मैजिक की अगर हम बात करें तो वाइट मैजिक में हीलिंग आ सकती है, किसी को हील करने के लिए हम वाइट मैजिक करते हैं। अच्छा, हम तो नहीं करते हैं, राइट। प्रोटेक्शन है, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। या फिर तुम लोगों ने देखा होगा रेन बुलाने के लिए भी एक मैजिक किया जाता है, तो वो वाइट मैजिक में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जेम्स फ्रेजर ने वाइट और ब्लैक मैजिक पे तो बात नहीं की है, बट इनका जो फेमस वर्क है द गोल्डन बो, इसमें इन्होंने बात करी है किसकी? इमिटेशन और कॉन्टेजियन, ये दो तरह के मैजिक की बात करते हैं गाइस, प्लीज़ रिमेंबर। बैच पे मैंने ये पढ़ाया है, आई होप तुम लोगों को याद होगा जिन्होंने बैच ज्वाइन किया है। इमिटेशन एंड कॉन्टेजियन, ठीक है। मैंने वहाँ पे शायद मेलिनोस्की का ब्लैक और वाइट मेंशन नहीं किया था, तो गाइस ये चीज़ ऐड कर लेना, ठीक है। इसके अलावा एक और मैजिक है जिसके बारे में जेम्स फ्रेजर बात करते हैं, जो कि मैं अलग से मैजिक की क्लास में पढ़ाऊँगी, दैट इज़ सिंपैथेटिक, ओके। तो अगर क्वेश्चन आता है हु कॉइंड सिंपैथेटिक मैजिक, तो वो भी आंसर हो जाएगा जेम्स फ्रेजर, ओके। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? मेलिनोस्की। ब्लैक और वाइट के बारे में बात करते हैं मेलिनोस्की, ओके। याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी किसी ने बनाए हैं, ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रोफेसर आई.पी. देसाई इज रिलेटेड टू विच स्कूल ऑफ सोशोलॉजी? बॉम्बे स्कूल, लखनऊ स्कूल, कलकत्ता स्कूल या फिर दिल्ली स्कूल? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? आई.पी. देसाई किस स्कूल ऑफ सोशोलॉजी को बिलोंग करते हैं? काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज़ ए। जिन्होंने ए आंसर दिया, वेरी गुड। प्लीज़ रिमेंबर गाइस, आई.पी. देसाई बॉम्बे स्कूल को बिलोंग करते हैं, और इन्होंने अपनी जो बैचलर्स है वो जिस कॉलेज से की थी वो भी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, दैट इज़ विल्सन कॉलेज,
ठीक है, 1934, प्लीज़ रिमेंबर 1934 में किया था इन्होंने। और IP देसाई का एक फेमस वर्क है जो हम लोग फैमिली मैरिज किनशिप वाले टॉपिक में देखते हैं, दैट इज सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। ठीक है, तो महुआ फैमिली पे क्वेश्चन आएगा तो प्लीज़ रिमेंबर कीवर्ड है, याद रखना। ओके, 1964 की बुक है ये, वर्क है इनका। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हु एक्सप्लेन्ड एथोस एंड आइडोस एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। एथोस और आइडोस ऑफ कल्चर के बारे में किसने बात की है? मैं ये ऑलरेडी बैच में पढ़ा चुकी हूँ, मेलिनोस्की, R.H. लुई, A.L. क्रोबर या फिर क्लोकहॉन। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, जिन्होंने सी आंसर दिया, वेरी गुड। इथोस ईडोस का मतलब क्या होता है? कल्चर के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो उसके इनर एसेंस को बताते हैं। जो कल्चर के इनर एसेंस को बताता है वो क्या होता है? इथोस। ठीक है, जैसे उसका कोई वैल्यू, इमोशनल टोन ऑफ कल्चर, राइट, कोई सेंटिमेंट, वो सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, वैल्यू या फिर उसका सेंटिमेंट यू कैन से। ठीक है, दूसरा है आइडोस। नाउ आइडोस क्या है? आइडोस है व्हाट अपीयर्स फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, जो हमें बाहर से दिखता है वो है आइडोस एस्पेक्ट। ठीक है, इसका कोई मॉरल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, कोई डीप मीनिंग नहीं होगी। ओके, प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। लुई दूमो, योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास या फिर KM कपाड़िया। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी गाइज, प्लीज रिमेंबर। मैंने एक चीज़ आप लोगों को पढ़ाई है दैट हिंदू मैरिज इज़ अ सैक्रेमेंट, तो इसी बुक में इन्होंने ये पूरा चैप्टर इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आता है, याद रखना। हिंदू मैरिज इज अ सैक्रेमेंट। ओके, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको KM कपाड़िया के साथ ही एसोसिएट करना। ठीक है, अच्छा, इस बुक में ये क्या कहते हैं? इस बुक में इन्होंने बात करी है हिस्ट्री के बारे में, पॉलीजिनी और पॉलीएंड्री, जो कि हिंदू मुस्लिम के बीच का है। ठीक है, और ईयर याद रखना 1966। ठीक है, तो बुक से ना अब थोड़ा सा इनडेप्थ क्वेश्चन आने लगे हैं, तुमसे ऊपर ऊपर से नहीं पूछेंगे, स्पेशली फॉर नेट एंड गेट थोड़ा सा इनडेप्थ पूछेंगे। CUET PG तो खैर सिंपल क्वेश्चन ही पूछेगा, बट बाकी एग्जाम्स में थोड़ा सा इनडेप्थ पूछते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर। किस ईयर में ये एक्ट आया था? 2007, 2010, 11, 13। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी मैंने सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल इश्यूज़ पे मैराथन लिया है या बैच में पढ़ाया है, वो सारा GK इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में GK से क्वेश्चन बनेंगे। ओके, द करेक्ट आंसर हेयर इज़ डी, प्लीज़ रिमेंबर। 2013 में ये जो एक्ट है ये इम्प्लीमेंट हुआ था। अच्छा, इसमें क्या बात होती है? इसमें बात होती है वुमेन को प्रोटेक्ट करने की, सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क, यानी वर्क में अगर आपके साथ कोई सेक्शुअल हरासमेंट हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने की बात होती है। ठीक है, लीगल डेफिनेशन इसमें दी हुई है सेक्सुअल हरासमेंट की, प्लीज रिमेंबर। ओके, एंड दिस एक्ट इज बेस्ड ऑन विशाखा गाइडलाइंस। इससे पहले तक क्या फॉलो हो रहा था? विशाखा गाइडलाइंस। ठीक है, तो विशाखा गाइडलाइंस का ईयर भी आपको याद रखना है। अच्छा, जो बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप लोग एटलीस्ट किसी भी टॉपिक का विकीपीडिया पेज तो पढ़ ही लिया करो। ओके, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। Now, question number 7. Which among the following is not one of the scholars who supported scientific orientation in sociology? इसमें से कौन सा है जो scientific orientation में नहीं आएगा, जिसने scientific orientation को support नहीं किया? ऑगस्ट कोंट, एमाइल दरखाइम, एल्फर्ड शुट्स, टेलकट पार्सन। द करेक्ट आंसर इज सी, जिन्होंने सी आंसर दिया, वेरी गुड। मैंने फेनोमेनोलॉजी पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, आई होप यू गाइज रिमेंबर कि फेनोमेनोलॉजी जो होता है वो है स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस, यानी फोकस करता है वो सब्जेक्टिव मीनिंग्स पे, राइट। सो ये जो एल्फर्ड शुड्स हैं ये एक फेनोमेनोलॉजिस्ट हैं। ओके,
He focuses on what? Study of experience. ठीक है, और ये फोकस किस पे करता है? सब्जेक्टिव मीनिंग्स पे. ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. हु यूज द कॉन्सेप्ट सोशल स्ट्रक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम? किसने सोशल स्ट्रक्चर पहली बार यूज किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एमाइल दरखाइम, हर्बर्ट स्पेंसर, AR रैटक्लिफ ब्राउन या फिर जिन्सबर्ग? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी. जिन्होंने बी आंसर दिया, वेरी गुड. हर्बर्ट स्पेंसर वॉज द थिंकर जिन्होंने फर्स्ट टाइम सोशल स्ट्रक्चर वर्ड यूज़ किया. इसके बाद रैटक्लिफ ब्राउन और भी जो थिंकर्स हैं उन्होंने उसको और ज़्यादा डिफाइन किया, डेवलप किया. ठीक है, पर फर्स्ट टाइम पूछेगा तो ऑलवेज रिमेंबर इट्स हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि बात करते हैं ऑर्गेनिक एनालॉजी के बारे में, जहाँ पर ये सोसाइटी को कंपेयर करते हैं किससे? लिविंग बॉडी से. ओके प्लीज रिमेंबर. Now, question number 9. Hindu Succession Act was passed in which year? इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं गाइस. सारे ही जो एक्ट्स हैं हिंदू रिलेटेड, मैंने आप लोगों को लिस्ट बना के भी दी है कई बार, तो उनके ईयर्स आपको याद रखने हैं. ईयर्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं यूनिट 4 और यूनिट 6 में, CUET PG में. ओके, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी C, 2005. ओके, याद रखना ये चीज़. इसमें बात करी गई है वुमेन इनहेरिटेंस राइट के बारे में. ठीक है, दिस एक्ट टॉक्स अबाउट ओके, प्लीज रिमेंबर. ना क्वेश्चन नंबर 10 देखो, डेफिनेशन से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, देखो, फैमिली इज़ अ मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन और ऑफ अ मैन और वुमेन अलोन विद चिल्ड्रन. Majumdar and Madan, Ogburn and Nimkov, McIver and Page, Bogardus. What will be the correct answer? The correct answer is Ogburn and Nimkov. जिनको नहीं पता था प्लीज़ ये डेफिनेशन अपने नोट्स में ऐड कर लेना. ठीक है, और बाकी सारे जो थिंकर है स्पेशली जैसे मैकाइवर एंड पेज, इन सब के डेफिनेशंस एग्जाम में आते हैं. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. Which one of the following is not included in August Comte's law of 3 stages? इसमें से कौन सा है जो ऑगस्ट कोंत के लॉ ऑफ 3 स्टेजेस का पार्ट नहीं है? मेटाफिजिकल, थियोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल, पॉजिटिविस्टिक. वेरी इजी क्वेश्चन, इतना तो आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, राइट? और ये आया हुआ क्वेश्चन है, सोचो RPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है जबकि वो PG लेवल एग्जाम है. द करेक्ट आंसर इज C. ऑफ कोर्स ऑगस्ट कोंट ने ऑन्टोलॉजिकल स्टेज तो नहीं दी है, मेटाफिजिकल दी है जिसमें वो बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस की. कुछ कीवर्ड्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ सो दैट दिमाग में रहे. थियोलॉजिकल में क्या होता है? वो बात करते हैं गॉड, स्पिरिट. ठीक है, बेसिकली सुपर नेचुरल फोर्सेस. ठीक है, और पॉजिटिविस्टिक स्टेज में वो किसकी बात करते हैं? साइंटिफिक. जो भी हो रहा है वो साइंस की वजह से हो रहा है, हमारे पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आ जाते हैं, हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, राइट? सो ये 3 स्टेजेस के बारे में बात करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. विच वन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल टाइप? इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो आइडियल टाइप की है? इट इज़ कॉन्जेक्चुरल, इट इज़ एन आइडियोलॉजी, इट इज़ एन एनालिटिकल प्रिंट या फिर इट इज़ एन रैशनल ब्लू प्रिंट. नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ होंगे बिकॉज C एंड D जो है वो दोनों ही जो है वो आइडियल टाइप की बात कर रहे हैं. ठीक है, क्यों? देखो, अगर हम एनालिटिकल प्रिंट बोलें तो हम ये मान सकते हैं क्योंकि आइडियल टाइप एक्चुअली एक टूल ऑफ एनालिसिस है, राइट? जहाँ पर हम लोग एनालिसिस ही करते हैं. रैशनल ब्लूप्रिंट क्यों? क्योंकि लॉजिकली कंस्ट्रक्टेड मॉडल है, राइट? तो यहाँ पर दोनों में बहुत डाउट है, बट प्लीज़ रिमेंबर गाइज,
RPSC ने यहाँ पर जो सही आंसर दिया था आंसर की में वो था डी। ठीक है, तो हम लोग भी डी के साथ जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन फिर से आता है आपके किसी भी एग्जाम में तो आपको डी ही चूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक जगह पे डी माना गया है तो डी ही होगा आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग जब आइडियल टाइप की बात करते हैं ना तो वहाँ पर एक रैशनली कंस्ट्रक्टेड मॉडल ही हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जो सोशल रियलिटी का यू कैन से ब्लूप्रिंट होता है या फिर उसको एनालाइज करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर दी करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है, तो तुम लोग इसको भी डी ही करना अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन एनटीए करता है, पूछता है, जहाँ पर दो ऑप्शन सही लग रहे होंगे और दोनों में से एक तुम लोगों को चूज़ करना होगा। अच्छा, मैंने देखा है ये चीज़ कि एनटीए ने क्या किया था लास्ट ईयर के सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम में, उन्होंने अपने ही पेपर में से यानी नेट के 2015 के पीवाईक्यू से क्वेश्चन दिया। ठीक है, और पीवाईक्यू 2015 में जो आंसर उन्होंने दिया था इस बार उन्होंने उसको चेंज करके दूसरा दे दिया। तो देखो एनटीए एक बहुत ही, मैं ये चीज़ बोलने में बिल्कुल भी मुझे शर्म नहीं आएगी कि एनटीए एक बहुत ही बकवास एजेंसी है। एनटीए बहुत बेकार क्वेश्चंस बनाती है। एनटीए का क्या सिस्टम है आई डोंट नो। ऐसा नहीं है कि अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, बट थिंग्स आर डाइसी। 75 में से तुम्हें 75 अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 50 क्वेश्चंस ही ऐसे हों जो अच्छे हों जिनमें स्कोर किया जा सकता है, बट यू हैव टू बी दैट मच केपेबल कि तुम लोग एग्ज़ाम के टाइम पे ये चीज़ सेलेक्ट कर पाओ कि अच्छा ये 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कुछ ना कुछ डाउट है ना। तो उसमें से भी तुम लोग मान लो 5 क्वेश्चंस तुमने रिस्क लेके करे तो 10 क्वेश्चंस फिर तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे, राइट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो इस तरीके से तुम लोगों को वहाँ पे अच्छे से जज करना होगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो 100% सही जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं जो सब्जेक्टिविटी की तरफ हैं या जिनको हम स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है। ये मत सोचना कि क्वेश्चन गलत है, मुझे गलत लग रहा है और एनटीए इसको चेंज कर देगा, क्योंकि एनटीए कभी कभी नहीं भी चेंज करता है गाइस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर ये गलती की थी, उन्होंने अपने हिसाब से जाके आंसर कर दिया और वो नहीं हो पाया तो उसमें उनका लॉस हुआ। तो ये चीज़ तुम लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, जो क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट हैं वो तो 100% करके आना है। यही एक तरीका है इन सारे टाइप ऑफ एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का। ओके, कि जो क्वेश्चन 100% सही है उसमें तुम्हें गलती नहीं करनी है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। इसमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है। देखो, परेटो की बुक है द माइंड एंड सोसाइटी, ऑकबर्न सोशल चेंज, लिंटन द स्टडी ऑफ मैन, टॉइनबी अ हिस्ट्री ऑफ चेंज। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज डी। प्लीज़ रिमेंबर, टॉइनबी की जो बुक है वो हिस्ट्री ऑफ चेंज नहीं है, उस बुक का एक्चुअली नाम है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो इन्होंने इसको गलत लिख दिया है। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ओके, 1934 में आई थी ये बुक। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है कि मैम बुक्स एंड ऑथर्स कैसे कवर करें, इतने सारे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है तो ये सारी बुक्स ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन के थ्रू तुम लोगों को बुक्स पता चलती हैं ना उसको गलत नहीं करना है। कभी कभी एलिमिनेट करके भी तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे अगर कुछ बुक्स के तुम्हें ऑथर पता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना ना। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्क्सिस डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। इसमें से मार्क्स के डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म का पार्ट क्या नहीं है? होल इंटीग्रेटेड, कॉन्फ्लिक्ट एंड डायलेक्टिसिज्म, आइडिया एंड डायलेक्टिसिज्म या फिर मटीरियलिस्टिक डिटर्मिनिज्म। इजी क्वेश्चन है। देखो क्या होगा इसका आंसर, सब लोग पहले चैट में आंसर दो। सो द करेक्ट आंसर इज सी। जो लोग सी आंसर दे रहे हैं वेरी गुड। देखो मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म है, ठीक है, उसमें होल इंटीग्रेटेड की बात है। क्यों? इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, लॉ, कल्चर ये सब इंटरकनेक्टेड है। ओके, सो मार्क्स कहीं ना कहीं होल इंटीग्रेशन की तो बात करते हैं ना। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड डायलेक्टिसिज्म। तो देखो कॉन्फ्लिक्ट की बात तो कार्ल मार्क्स करते ही हैं, राइट। अगर तुम्हें नहीं भी पता है डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म तब भी ये तो पता है ना कि मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, राइट। अच्छा, मटीरियलिस्टिक डिटर्मिनिज्म भी होगा। वो कहते ही हैं कि जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है वो सब कुछ डिटरमाइन कर रहा है, हमारा इकोनॉमिक बेस, यानी सब कुछ जो चल रहा है, रिलीजन है, फैमिली है, उसमें इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। आइडिया और डायलेक्टिसिज्म एक्चुअली किसका है? तो ये है हेगल का। ओके, प्लीज़ रिमेंबर, हेगल से ही इंस्पायर हुए थे मार्क्स, राइट। ये कहते हैं कि आइडियाज़ शेप लाइफ। ये कहते हैं हमारी जो लाइफ है वो किससे शेप हो रही है? आइडियाज़ से। बट मार्क्स जो हैं वो इसको रिजेक्ट करते हैं। वो क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि मटीरियल लाइफ जो है हमारी, वो हमारे आइडियाज़ को शेप करती है। ठीक है, क्या कहते हैं? मटीरियल लाइफ शेप आइडियाज़। तो ये बिल्कुल अपोजिट बात करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये हेगल जो है उन्होंने दिया है हमें डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, राइट। क्योंकि ही फोकस्ड मोर ऑन आइडियाज़, बट मार्क्स जो है मटेरियलिज्म की बात करते हैं। ओके, तो प्लीज़ रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। एलेक्स इंकल्स, ऑगस्ट कोंथ, एमाइल दरखाइम या फिर मैक्स वेबर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज़ बी। आई होप सबने सही आंसर दिया होगा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में और उसमें भी तुम गलत करके आओगे तो फिर तुम कैसे ये चीज़ कह सकते हो कि मैम सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव थे और मेरा हो नहीं पाया। समझ रहे हो? सो 50 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं सही, 60 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं सही, तो उसमें तुम्हें अच्छे से करके आना है। जो क्वेश्चन गलत हैं वो तो गलत हैं, बट बाकी क्वेश्चन जो सही थे उसमें तुमने क्या किया वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, और ये इतने सालों से मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि स्टूडेंट्स उस पर फोकस नहीं करते हैं जिस चीज़ में नंबर मिल रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज़ तुम लोग को एग्जाम में नहीं करनी है, चाहे वो गेट हो, चाहे नेट हो, चाहे CUET PG हो। वैसे तो गेट के क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़िया होता है। अभी तुम लोग को मैं PYQ MSQ करवाऊंगी इस वीक के एंड में, तब तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी कि क्वेश्चंस में कितना ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन हैज़ बीन गिवन टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन दी लोकसभा। नाउ ये सारे क्वेश्चंस देखो ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वहाँ से जो GK आ रहा है प्लीज़ उसको अपने नोट्स में ऐड करना। ये गलती मत करना कि यहाँ पर पढ़ो देखो और फिर भूल जाओ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अभी कुछ टाइम तक मैं वही क्वेश्चंस करवाऊंगी जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं और CUET PG के अकॉर्डिंग दे बिकम इंपॉर्टेंट। ठीक है, या गेट या नेट, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाऊंगी। बाद में जब वो क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तब मैं अपने बनाए हुए क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल लेंथ टेस्ट और बाकी के जो टेस्ट चल रहे हैं उसमें तो मैं खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस ही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगी, इसलिए मैं दूसरे क्वेश्चंस भी यहाँ पे ऐड करूँगी। ओके, ना इसका आंसर बताओ क्या होगा? कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST इन लोकसभा? द करेक्ट आंसर इज़ ए। जिन्होंने ए आंसर दिया है वेरी गुड। नाउ होमवर्क तुम लोग का ये है कि आर्टिकल 331, 335 एंड 230 तुम लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। ओके, मुझे कमेंट में बताओ कि ये आर्टिकल्स किस बारे में है, क्या बात करते हैं। ओके, now question number 19, easy question. Which of the following scholars does not belong to synthetic school of sociology? Formalistic school, synthetic school, very important topic for CUET PG. Emile Durkheim, Sorokin, Ginsberg, Tonis. What will be the correct answer? द करेक्ट आंसर इज़ डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है वेरी गुड। फर्डिनेंड टॉनिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मुझे कमेंट में बताना कि कौन सा है। ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। Now, question number 20, an aggregate or combination which lacks structure or organization and whose member may be unaware or less aware of the existence of grouping is known as what? बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन में सारे ही फीचर्स दे दिए इन्होंने। ठीक है, इन ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, क्वासी ग्रुप, कल्चरल ग्रुप। एक ऐसा ग्रुप जो स्ट्रक्चर तो लैक करता ही है, साथ में उसके जो मेंबर्स हैं वो अवेयर ही नहीं है कि वो लोग साथ में हैं या एक ग्रुपिंग में हैं, यानी ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, उनको ये चीज़ पता ही नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर? इन ग्रुप, रेफरेंस, क्वासी या कल्चरल? सब लोग मुझे चैट में आंसर दो। मैं चैट देखती रहती हूँ, तो चैट में आंसर दिया करो, मुझे दिखता है कौन से स्टूडेंट्स चैट में आंसर दे रहे हैं और कौन से नहीं। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है वेरी गुड। क्वासी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर कोई भी रियल ऑर्गेनाइज्ड मेंबरशिप नहीं होती है, कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होता है, फिक्स्ड मेंबरशिप नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होता है ना। और जो लोग होते हैं, जो ग्रुपिंग में इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको ये अवेयरनेस ही नहीं होती है कि वो एक ग्रुप में है। दे आर जस्ट फिजिकली टुगेदर बट नॉट सोशली ऑर्गेनाइज्ड। सो ये चीज़ भी तुम लोग याद कर सकते हो दैट दे आर physically together but not socially organized. ओके, प्लीज़ रिमेंबर, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लैंग्वेज को चेंज करके।
Now, question number 21. According to Emile Durkheim, which kind of suicide is result of the over-integration of the individual into the social group? What will be the correct answer? Antisocial, egoistic, altruistic, anomic. The correct answer, रिजल्ट ऑफ ओवर इंटीग्रेशन पूछा है. कल मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में भी एमाइल दरखाइम पे मैंने एक क्वेश्चन लिया था सुसाइड का. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सुसाइड का टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द करेक्ट आंसर इज सी. ओवर इंटीग्रेशन होगा तो अल्ट्रुइस्टिक होगा. एंड यू हैव टू टेल मी कि लो इंटीग्रेशन में कौन सा सुसाइड होता है. ठीक है, मुझे कमेंट में ये चीज़ बताओ. क्वेश्चन नंबर 22. Who among the following scholars have explained the functionalist theory of social stratification? Easy question. इसमें से कौन सा है जिसने functionalist theory of social stratification दिया है? यानी कि कौन ये कहता है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो सोसाइटी के लिए फंक्शनल है या इम्पॉर्टेंट है? कार्ल मार्क्स, डेविस एंड मोर, मैक्स वेबर या फिर E.O. राइट. द करेक्ट आंसर इज़ बी. जिन्होंने बी आंसर दिया, वेरी वेरी गुड. यहाँ पर क्या होता है कि डेविस एंड मोरी कहते हैं कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है इसलिए ताकि जो सोसाइटी है वो मोस्ट क्वालिफाइड लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन तक पहुंचा सके. ठीक है, सो ये एक्चुअली फंक्शनल एस्पेक्ट दे रहे हैं हमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का. ठीक है, कि कैसे इनइक्वालिटी एक अच्छी चीज़ है ना. क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर CUET PG एस्पिरेंट्स. इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, प्लीज़ रिमेंबर. जितने भी टॉपिक्स हैं, नॉर्म, कस्टम, वैल्यू, ये सब हल्के में मत लेना. इसमें से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे और तुम लोग कंफ्यूज होगे. इसलिए बहुत अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है. देखो, फैशन क्या है? सोशल वैल्यू है, सोशल पोजीशन है, सोशल कस्टम है या एक सोशल नॉर्म है? सब लोग पहले मुझे चैट में आंसर दो. आई वांट टू नो कि तुम लोग क्या सोचते हो, फिर मैं आंसर बताती हूँ. सो दोज ऑफ यू हु आर गिविंग डी आंसर, वेरी गुड. सोशल नॉर्म इज करेक्ट आंसर. देखो, फैशन एक सोशल वैल्यू तो हो नहीं सकता ना. सबसे पहले देखो, फैशन जो है वो एक वैल्यू नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि वैल्यू में आ जाता है हमारा जैसे ऑनेस्टी, ठीक है, या फिर वी कैन से ट्रूथफुलनेस, रिस्पेक्ट, है ना. ये सारी चीज़ें वैल्यू का पार्ट होती हैं. तो फैशन तो इसमें नहीं आएगा. सोशल पोजीशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन में हम किसकी बात करते हैं? पोजिशनल एस्पेक्ट क्या होता है? स्टेटस, राइट. तो स्टेटस की बात भी नहीं होगी. फैशन हमारा स्टेटस कभी नहीं बताता, ना कोई रैंक बताता है. कस्टम भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कस्टम किस बारे में बात करता है? कस्टम लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं, यानी लंबे समय तक चलते हैं. ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक. तो जनरेशन टू जनरेशन. अब एक बात बताओ, क्या कस्टम जो हमारा फैशन है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक सेम रहता है? तो सेम तो नहीं रहता है. तो नॉर्म होगा यहाँ पे आंसर. क्यों? क्योंकि नॉर्म एक ऐसी चीज़ है जो ईजिली फॉलो कर सकते हैं, जिसको ब्रेक अगर आप करोगे तो कोई लीगल पनिशमेंट नहीं है. ठीक है ना. सोशल प्रेशर थोड़ा सा होगा इसको फॉलो करने के लिए, बट इसके लिए कोई लीगल पनिशमेंट नहीं होगी. अगर आप चाहो तो फॉलो करो, चाहो तो ना फॉलो करो, राइट. सो फैशन एक सोशल नॉर्म होगा, प्लीज़ रिमेंबर. और मैंने ये पढ़ाया भी है बैच में, तो मैंने अलग से पढ़ाया था. ये चीज़ इग्नू में अलग से दी हुई है. दैट इज़ वाई आई से दैट इग्नू नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें अलग से एक पैराग्राफ ही दिया था, फैशन एज नॉर्म्स. ओके ना. क्वेश्चन नंबर 24. अकॉर्डिंग टू मुरडॉक द नंबर ऑफ टर्शरी किन्स आर व्हाट? ये तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी किन्स हम लोग पढ़ते ही हैं. 33, 81, 151, 171. द करेक्ट आंसर इज सी. जिनको नहीं पता था प्लीज़ इसको पढ़ लो, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी किन्स जो है वो वाला टॉपिक भी पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, किनशिप में ये हम लोग पढ़ते हैं ना. Question number 25 and the last question of today's class, which is not the aim of Hindu marriage in traditional Hindu society? Progeny, valid contract, pleasure या फिर religious duty? What will be the correct answer? इसमें से कौन सा है जो हिंदू मैरिज का एम नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी. द करेक्ट आंसर इज बी. प्लीज़ रिमेंबर, मुस्लिम मैरिज एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है. हिंदू मैरिज की अगर हम बात करेंगे तो वो एक हिंदू सैक्रेमेंट होता है. ठीक है. प्रोजेनी को एक्चुअली में हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रजा, तो अगर प्रजा भी आ जाएगा तो सही है. ठीक है. प्लेजर को बोलते हैं रति. ओके. और रिलीजियस ड्यूटी क्या है? धर्म. ओके गाइस, प्लीज़ रिमेंबर. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मुस्लिम मैरिज में होता है.
और हिंदू मैरिज क्या होती है? एक सैक्रमेंट। अभी हम लोगों ने देखा था इसको, किसने बोला है इसके बारे में? के एम कपाड़िया, ठीक है, उनकी फेमस बुक जो अभी हम लोगों ने देखी थी, राइट। ये सारी फैक्ट्स हैं गाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सारे थे आरपीएससी पेपर के क्वेश्चंस। कल भी हम लोग आरपीएससी के ही सॉल्व करेंगे क्योंकि उसमें 150 क्वेश्चंस हैं उस पेपर में, तो मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। ओके, नाउ डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आए। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट एंड मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। ओके, एंड ये टेलीग्राम है गाइस, टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन करो। और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, यहाँ पर तुम लोग कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, अच्छा, रिप्लाई मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी, थोड़ा सा वर्कलोड है, बट इस वीक मैं सबको रिप्लाई करूँगी। ओके, और ऐप ज़रूर से डाउनलोड कर लेना क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं अभी फ्री टेस्ट्स वगैरह हैं वो इसी पे होंगे, तो ऐप ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। कल की क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, कीप लर्निंग।